इंडिया एक गरीब देश है और इसे अपनी स्पेस रिसर्च एजेंसी पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। ऐसा कहना था बीबीसी के एक रिपोर्टर का लाइव टेलीविजन पर। अब जरा इस कार्टून को देखिए, जिसके जरिए इंडिया को नीचा दिखाते हुए बताया गया है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया जैसे गरीब और अनएडवांस देश के लिए नहीं है। बट टाइम हैज चेंज्ड। चंद्रयान 3 नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ इसरो को दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बना के भारत को एक स्पेस सुपर पावर कंट्री बनाने वाला है। आखिर चंद्रयान 3 के वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो इसरो रिवील नहीं कर रहा, बट जिससे आने वाले टाइम में इंडिया अब तक की सबसे बड़ी स्पेस मिस्ट्री को सोल्व करेगा, जिसे अब तक का कोई भी देश नहीं कर पाया। 14 जुलाई 2023 को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करता है। इस बार चंद्रयान 3 का मेन गोल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से ही फेल हो गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ा गया कि भारत जैसा देश तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बना ही नहीं है। और अगर इस बार इसरो सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि जरूर होगा, तो इंडिया पहला वो देश बन सकता है जो मून और अर्थ की फॉर्मेशन की थ्योरी को रियल एविडेंसेस से प्रूव कर पाएगा एंड यस, नासा को भी डिफीट कर देगा। दोस्तों, वीडियो यहाँ छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, वरना आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही बीच में इसरो की हिस्ट्री से जुड़ी एक बोनस इंफॉर्मेशन मिलेगी जो 99% इंडियंस शायद नहीं जानते। दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 मून पर सेफली लैंड होगा, तो इसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जो मून की सोइल में मौजूद केमिकल्स को एनालाइज करेगा और स्टडी करेगा कि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है। और इसी के साथ लैंडर ये पता करने की कोशिश करेगा कि मून का एटमॉस्फेयर कितना थिन है और इतना थिन क्यों है वो भी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक भी यही माना जाता था कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बट रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि मून पर एटमॉस्फेयर तो है गुरु। साथ ही चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड करके कई सारी मिस्ट्रीज को भी सोल्व कर पाएगा। अब मून का साउथ पोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए देखा गया है कि वहाँ आइस की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा मौजूद हैं, और कुछ वाटर तो वहाँ तब से मौजूद है जब अर्थ और मून फॉर्म हुए थे। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जिससे हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर के हैबिटेबल प्लेनेट्स को ढूंढ सकेंगे। चंद्रयान 3 के अंदर एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर मौजूद है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर ही लैंडर और रोवर मौजूद होंगे। दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल ही अर्थ से लेकर मून के ऑर्बिट तक का सफर पूरा करेगा, और जब ये मून के सरफेस से महज 30 किलोमीटर ऊपर होगा, तो ये लैंडर मॉड्यूल से अलग होकर चांद के सरफेस की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, ये मिशन सुनने में जितना आसान लगता है, रियलिटी में हमारे साइंटिस्ट के लिए इसे अचीव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ बताया गया है, जो कि कई हॉलीवुड मूवीज के टोटल बजट से भी कम है। अब जरा आपको बता दूं, 1960 से लेकर 1973 तक चले नासा के अपोलो मिशन का खर्चा उस टाइम $26 बिलियन था, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करूं तो ये कुछ इतना बैठेगा। और अब हमारी चंद्रयान 3 की मुसीबत यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मुसीबत तो इसे बनाने के बाद आने वाली थी, क्योंकि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। वो कैसे? पूरी दुनिया में सिर्फ 77 कंट्रीज के पास ही अपनी स्पेस एजेंसीज है, और उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने सक्सेसफुल मून मिशन किए हैं। बट इन सब में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो लूनर सरफेस पर सेफली लैंड कर पाई हैं, जबकि मून से कई गुना ज्यादा दूर मार्स पर 5 कंट्री ने स्पेस मिशंस किए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 कंट्रीज ही सक्सेसफुल हो पाई हैं। यानी कि मार्स पर सेफ लैंडिंग के चांस 40% है, जबकि लूनर सोइल पर सिर्फ 27%। क्योंकि जहां एवरेज है कि स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने में 7 महीने लग जाते हैं, वही चांद पर सिर्फ 3 से 4 दिन। यानी अगर किसी भी अननोन रीजन की वजह से स्पेस क्राफ्ट का पाथ डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इतने कम टाइम में उसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और चलो, इस प्रॉब्लम को तो एक बार के लिए सोल्व भी कर लेंगे, बट सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड न करा पाए, क्योंकि हर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसके मिशन के डिस्टेंस के बेसिस पर उसके लिए लैंडिंग टाइम कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 40,000 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 से 12 मिनट मिलेंगे, और अगर इस टाइम में लैंड नहीं हुआ तो खेल खत्म। और जैसा कि हम जानते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, तो लैंडिंग के टाइम हम पैराशूट वगैरह को भी यूज नहीं कर सकते ताकि इजीली सेफ लैंडिंग हो पाए। तो यहाँ सारा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और जब ये पावरफुल थ्रस्टर्स लैंड करते हैं, तो उससे मून की सोइल का उड़कर सेंसिटिव सेंसर तक पहुंचने का खतरा बना रहता है, जो एक ही झटके में पूरे मिशन पर पानी फेर सकता है। अब देखो, इन प्रॉब्लम्स को तो हमारे जीनियस साइंटिस्ट टैकल कर लेंगे, पर हमारे स्पेस मिशन को लेकर जो कंट्रोवर्सीज की जाती हैं, उनका क्या, जो हमारे देश को नीचे दिखाती हैं।
अब इस वीडियो को देख। India has launched its most ambitious space mission yet. जब भारत ने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसका टोटल बजट 145 मिलियन डॉलर्स का था, तो बीबीसी इस न्यूज को कवर कर रहा था, जहां उनके साथ लाइन पर भारत के बिजनेस एक्सपर्ट नितिन श्रीवास्तव थे। और तब बीबीसी के रिपोर्टर लाइव टेलीविजन पर भारत का मजाक बनाते हुए कहता है कि More than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? अब यहाँ वेस्टर्न मीडिया को ये हजम ही नहीं हो पा रहा कि जिस देश पर उन्होंने राज किया था, वो आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनसे भी आगे जा रहा है। अच्छा, आपको इसरो की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। इसरो के बजट को लेकर सवाल उठेंगे, ये बात सतीश धवन सर समझ चुके थे। इसलिए जब वो इसरो के चीफ बने तो अपनी सैलरी के रूप में सिर्फ 1 ही रुपया लेते थे। जहाँ हमारे देश में सतीश धवन जैसे ग्रेट लोग पैदा हुए हैं, वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि इसरो पर इतना पैसा वेस्ट क्यों करना, देश में गरीबी है, इस पैसे को डेवलपमेंट में यूज किया जाए। अब देखो, जिन्हें ऐसा लगता है वो मेरी बात ध्यान से सुनो। भारत में करीब 15 करोड़ किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी उनकी फसल पर डिपेंड करती है। इसरो की सैटेलाइट्स हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं, जिससे ज्यादातर किसानों की फसल बच जाती है। किस रीजन में कौन सी फसल उगानी चाहिए, सोइल के ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये इसरो हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है, जिससे हमारे किसानों की बहुत ज्यादा मदद होती है। भारत पर जब फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक या हरिकेन का खतरा मंडराता है, तो इसरो हमें पहले ही वार्न कर देता है। और डिफेंस सेक्टर में इसरो ने DRDO के साथ मिलकर एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प की। वहीं हमारा खुद का GPS सिस्टम नाविक पड़ोसी देशों की हरकतों पर नजर रखता है। दोस्तों, रिसेंट स्टडी में साइंटिस्टों को पता चला कि मून पर भी अर्थ की तरह अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर चंद्रयान 3 मून की इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कोज का पता लगा पाता है, तो हम भी इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएंगे कि क्या चांद रियल में अर्थ से ही टूटकर बना था, जैसा कि थिया की अर्थ से टकराने की फेमस थ्योरी बताती है। तो भाई, इसरो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत है। अफसोस, इसे अपने ही देश के कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट क्रिटिसिज्म हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे कि जब ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग एक रेयर न्यूरॉन डिजीज के चलते पैरालाइज हो गए थे, तो डॉक्टर्स तक ने ये कह दिया कि वो कुछ ही सालों के मेहमान हैं और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बट हॉकिंग ने सबको गलत प्रूव कर दिया और इतिहास के सबसे महान साइंटिस्टों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया, जिन्होंने मरने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल के बारे में ऐसी शॉकिंग प्रेडिक्शंस की थी जो आज सच हो रही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार फिर से बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया, या फिर सच होती दिखाई दे रही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था वो मे भी सही हो। अब इसे डिटेल में जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, मैं मिलता हूँ आपको वहीं।